ये रिएक्शन किसी भी सेट में ना आए, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है भाई साहब। मेटल ऑक्साइड के मुंह पे फेंक के मारो कार्बन, चुपचाप मेटल मिल जाएगा। और गैस कौन सी निकलेगी? अब तुमने मुंह पे फेंक के मारा तो गुस्सा तो होगा, गुस्सा होगा तो हार्मफुल गैस रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अरे वही जो गर्मियों में तुमको हो जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और आयरन बेचारे का इतना दिल टूट गया कि लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। यही चीज याद रखना, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसके कंपाउंड से उसको बोलेगा बेटा भैया निकलो, हम बनाएंगे कंपाउंड। कई बार पूछा जाता है क्लोरीन गैस कहां रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगी। तो याद करने का तरीका ऐसे देख लो। तो ये चीज याद रखना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का सबसे खास रिएक्शन यही है। इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन तो एग्जाम में देखने को मिलती ही है। ठीक है, काफी हॉट टॉपिक है ये। सर रेडॉक्स रिएक्शन समझ में ही नहीं आता। अरे क्यों नहीं आएगा समझ, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, कितनी बार सीबीएसई ने पूछ लिया। केमिस्ट्री के रिएक्शंस तुमको याद नहीं होते ना, डर लगता है ना। मेरा वादा है जब तक केमिस्ट्री को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ। क्विक लाइम मतलब चूना। भाई चूने को पानी में डालोगे, ये देखो ये रहा तुम्हारा चूना, चूने को पानी में डालोगे क्या बनेगा? चूने का पानी, मतलब लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, दैट इज स्लेक्ड लाइम। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है ना, इसकी एक खासियत है कि इसको यूज किया जाता है वॉल्स को व्हाइट वॉश करने में। और जब वॉल्स को हम व्हाइट वॉश करते हैं तो होता क्या है, आपका जो स्लेक्ट लाइम है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा और एक कैल्शियम कार्बोनेट नामक कंपाउंड बनाता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो दीवालों पर एक पतली सी लेयर बन जाती है सफेद कलर की, जिसकी मस्त शाइनिंग चमकदार फिनिश आती है और आपकी दीवार नई जैसी हो जाती है। बस एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये काफी स्लो रिएक्शन है। रीजन क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ही कम है। ठीक है, चलो अगले रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले रिएक्शन में हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के इन एग्जांपल्स को एनालाइज करने से पहले ट्रिक देखो। आपका ट्रिक सिंपल सा है। अब देखो, चाहे आपके पास मेटल सल्फेट हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल नाइट्रेट हो, तीनों में से कोई सा भी सॉल्ट हो, पहला प्रोडक्ट इन तीनों के लिए सेम होगा एंड दैट विल बी मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और अगर सल्फेट को हीट कर रहे हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसकी स्मेल बर्निंग सल्फर जैसी होती है। और अगर आप कार्बोनेट कंपाउंड को हीट कर रहे हो तो क्या गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर नाइट्रेट के कंपाउंड को हीट कर रहे हो तो दो गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। याद करने वाली बात है कि आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके ब्राउन कलर का धुआं होता है। तो याद रखना। आओ इस ट्रिक को प्रूफ भी करते हैं। ये देखो, हमने क्या किया पहले रिएक्शन में, हमने आयरन सल्फेट हीट किया। आयरन सल्फेट हीट किया, ऑक्साइड किसका बना? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, हर तीनों रिएक्शन में आपका पहला प्रोडक्ट कौन सा है? मेटल ऑक्साइड। जिस मेटल का आपने सॉल्ट लिया है उसी का ऑक्साइड बनते हुए दिख रहा है। तो यह चीज याद रखना, इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन तो एग्जाम में देखने को मिलती ही है। ठीक है, काफी हॉट टॉपिक है ये, समझ में आई बात? चलो अगला चलते हैं। अगला कौन सा रिएक्शन है जो हमें देखना है? अगला कौन सा रिएक्शन है भाई साहब? अगला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस पर एमसीक्यू बन सकता है, इस पर केस स्टडी बनाई जा सकती है और इस पर सबसे फेमस सवाल जो पूछा जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट हो रही है इन कंपैरिजन टू द अदर वन, ऐसा क्यों होता है? तो रीजन सिंपल सी बात है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं पानी से तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में कलेक्ट होगी? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर यहां 1 है, ऑक्सीजन अगर बच्चों यहां 1 है तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में कलेक्ट होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां वॉल्यूम रेशियो भी आपके लिए लिखा गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। काफी आसान सवाल है और आपको सिर्फ इतना ये रिएक्शन लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन क्या है बच्चों?
अगला रिएक्शन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब ये याद रखना, ये जो दोनों रिएक्शन है जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो एक दो चीजें यहीं पे नोट डाउन कर लो, कॉपी में लिख लो कि इन दोनों सॉल्ट्स को हमेशा हम कलर्ड बोटल्स में रखेंगे और सनलाइट से दूर रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, ये जो दो रिएक्शन है ना, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये याद रखना, ये कई बार असर्शन रीजन में इस पर सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलो, ये रिएक्शन भी आप लोगों ने देख ली। और अगर इन सभी रिएक्शन का पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए एसईओ पेज भी डिजाइन किया गया है जहां से आप ये सारे रिएक्शन को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट काफी फेमस रिएक्शन, इसमें इसका कलर चेंज भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्या होगा जब आपके आयरन की रिएक्शन होगी किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखो, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके कंपाउंड से उसको बोलेगा बेटा भैया निकलो, हम बनाएंगे कंपाउंड, और अपना कंपाउंड बना लेगा फेरस सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू और फेरस सल्फेट जब बनेगा तो उसका कलर हो जाता है लाइट ग्रीन। तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि कलर ब्लू से ग्रीन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ ना बच्चों, कॉपर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर इस नेल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि आफ्टर रिएक्शन नेल का कलर चेंज क्यों हो जाता है, इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि आफ्टर रिएक्शन कॉपर उस पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। और मैं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं जिस पे तुम भरोसा करोगे, पीवाईक्यू उठा लो और खुद देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, समझे। आओ अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्या है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ चीजें याद रखना, हमेशा रिएक्टेंट एक्वस फॉर्म में होंगे, और एक्वस का मतलब क्या होता है, जो चीज पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। क्या होता है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। देखो इसमें फेर बदल हो रहा है, लेड की नाइट्रेट, पोटेशियम की आयोडाइड, ठीक है। अब ये दोनों बेईमान आदमी है भाई, तो लेड आयोडाइड को लेके भाग गया, और अगर लेड आयोडाइड लेके भागेगा तो पोटेशियम किसको लेके भागेगा, नाइट्रेट को लेके भागेगा। यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। और अगर भैया देखो इतनी फेर बदली होगी तो प्रेसिपिटेट तो बनना ही है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का, ये आप सभी को याद रखना है। आओ चलते हैं अगले रिएक्शन पर। अगला रिएक्शन है आप सभी का फेवरेट, रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स रिएक्शन समझ में ही नहीं आता, अरे क्यों नहीं आएगा समझ, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, कितनी बार सीबीएसई ने पूछ लिया। देखो हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन से बना कॉपर और वाटर, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड को, इस एरो को देखो ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, कैसे, एक ऑक्सीजन लूज करके, और जो ऑक्सीजन लूज करता है उसका हो रहा है रिडक्शन। अब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में, कैसे, बाय गेनिंग एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब रही बात एजेंट्स की, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। काम खल्लास, सिर्फ इतना कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्या है, सवाल नहीं, अगली रिएक्शन है जिंक का एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो बेस से भी रिएक्ट कर जाएं। आमतौर पर मेटल्स किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से, बट ये अपने खानदान से बाहर निकला, बोला मैं तो बेस से भी रिएक्ट करूंगा। और दोनों रिएक्शन यहां पर आप सभी के सामने दे रखी है, ठीक है, बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी। एसिड वाला तो आप लोग याद कर लोगे, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। जब ये जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस से रिएक्ट करे तो इस सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है भैया। आगे चलो, अच्छा एक और चीज याद रखना, जिंक के अलावा एल्यूमिनियम का नेचर भी एम्फोटेरिक होता है। इसकी रिएक्शन आगे लिखी हुई है तो वहीं बता देंगे। आगे चलते हैं, आ जाओ। नौवां रिएक्शन क्या है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। देखो कोई सा भी मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा वो क्या रिलीज करेगा बेटे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, जैसा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब
यहां पर यह रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कैसे? अगर आपको लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है तो उसको पास करो किसके साथ? लाइम वाटर सॉल्यूशन के साथ। लाइम वाटर सॉल्यूशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे ना तो क्या होगा? अभी रिएक्शन पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मतलब लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, दूध जैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, और अगर दूध जैसा दिखने लग जाए, तुमने हमारे स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर से CO2 पास किया, मिल्की अपीयरेंस आया, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे, ज्यादा अमाउंट में पास कर दोगे, ये बन चुका था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया था, ज्यादा अमाउंट में पास किया, हमारे पास ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो पानी में सॉल्युबल होता है, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। यहां पे क्या होगा बच्चों? यहां पे मिल्कीनेस डिसअपीयर, मिल्कीनेस अगर डिसअपीयर हुई, क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। इस पे बहुत तगड़ा MCQ पूछा था लास्ट ईयर CBSE ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? एसिड और बेस प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या करते हैं? हमेशा याद रखना, एसिड और बेस अपना एसिडिक या अपना बेसिक कैरेक्टर पानी के प्रेजेंस में ही दिखाएंगे। अगर पानी नहीं है तो वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एसिड जो होता है ना, जब उसको पानी में डालोगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और इस हाइड्रोनियम आयन के बनने के कारण उसके अंदर एसिडिक नेचर आता है। होता क्या है? जो HCl का H+ आयन है वो पानी से कंबाइन होके क्या बना रहा है बेटे? हाइड्रोनियम आयन। या तो आप हाइड्रोनियम आयन लिखोगे या फिर H+ एक्वस लिखोगे। ये पूरा मैंने सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख रखा है, तो पढ़ के जाना। और जैसे एसिड्स हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, वैसे ही अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस रिलीज OH नेगेटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इस OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन के कारण उनका नेचर बेसिक होता है। और जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली कहते हैं, नहीं तो नॉर्मल बेस कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगली रिएक्शन कौन सी है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पे तो सीधे 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। होता क्या है? नमक के पानी से आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। क्या पास करना है बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। इलेक्ट्रिक करंट, ये जो होता है ना सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसी को कहते हैं ब्राइन। ये भी सवाल पूछा जाता है। इससे आप पास करोगे नमक के पानी से इलेक्ट्रिक करंट, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और 2 गैस रिलीज होगी, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। कई बार पूछा जाता है क्लोरीन गैस कहां रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगी। तो याद करने का तरीका ऐसे देख लो, क्लोराइड कौन सा आयन बनाता है? नेगेटिव आयन। तो किस पे चिपकेगा? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव मतलब एनोड। क्लोरीन कहां निकलेगा, रिलीज होगा? एनोड पर। और हाइड्रोजन कहां रिलीज होगा? कैथोड पर। बात खत्म। इन सब के यूजेस आपको इस डायग्राम में दिख जाएंगे। बहुत आसान आसान यूजेस हैं, आप कर सकते हैं। अब इसी रिएक्शन से कनेक्टेड है एक और रिएक्शन। आपको क्लोरीन गैस रिलीज होते हुए देखी। इसी क्लोरीन गैस को अगर आप सूखे स्लेक्ड लाइम से पास कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। और याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अपडेट हुआ है, इसका अब नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। फॉर्मूला ध्यान से आप लोग देख लो, CaClO होल ट्वाइस। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला लिखना है। और कई बार क्लोर अल्कली प्रोसेस जहां पूछता है वहां पे ब्लीचिंग पाउडर पूछता है। इसी साल का पेपर उठा के देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? देखो, आपको ब्राइन याद है, अभी लिया हमने ब्राइन। नमक के पानी है, 2 गैसेस पास करो, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, बाई प्रोडक्ट है। लेकिन एक मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको कहते हो आप बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर सिर्फ स्टेप 1 किया तो आपको बेकिंग सोडा मिल गया। उसके बाद अगर आप बेकिंग सोडा को फर्दर हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट को पानी में जब डिसॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटे वॉशिंग सोडा। याद रखना, इस पूरे प्रिपरेशन टेक्निक को सोलवे प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? सोलवे प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? आ जाओ बच्चे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है बच्चे जिप्सम से। किससे बनेगा?
ये जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हमने क्या बोला बेटे, इसको हमने जिप्सम बोला। अगर इसका केमिकल नाम इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट, कितने पानी के मॉलिक्यूल है, 2, तो डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब आधा, आधे मॉलिक्यूल है पानी के, तो हेमीहाइड्रेट। और इसी हेमीहाइड्रेट मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर जिप्सम से पीओपी बनाना है तो 100 डिग्री पे हीट करोगे, लेकिन अगर पीओपी से जिप्सम में बनाना है आपको तो बस पीओपी को मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ दो, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन करेगा और खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, जिप्सम में, जो एक हार्ड सॉलिड मास होता है। यही रीजन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे तो भैया वो सॉलिड हो जाएगा, पत्थर दिल का हो जाएगा, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आगे चले, अगली रिएक्शन बता दूं मैं, अगला रिएक्शन कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मेटल था, तो देखो 2 ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको अलग से क्यों पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, पर ये 2 हमारे खानदान में आ गए हैं अलग। तो ये क्या कहेंगे कि हम एसिड से तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, हम बेस से भी रिएक्ट करेंगे, और इसका नाम क्या बताया था, सोडियम जिंकेट, और इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये आप लोगों को रिएक्शन देखनी है और अपने नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। क्या हुआ, एल्यूमिनियम बेस से रिएक्ट हुआ, क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का सबसे खास रिएक्शन यही है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। भाई इतना जल्दी कहां है, क्या करोगे इतना जल्दी पढ़ के। अब देखो ये चीज मेटल की रिएक्शन जब पानी से होती है तो क्या होता है, देखो अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, तो जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि रिएक्शन हो जाए। अब यहां पे टेम्परेचर आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आपको पानी के स्टेट्स में दिखेगा। जैसे ऊपर के जो 3 मेटल है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव के कैटेगरी में आते हैं, तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, लिक्विड। देखो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, स्टीम मतलब गैस में क्या अंतर है, इन दोनों का स्टेट लिक्विड है और इसका गैस है। पर मैं ये क्यों बता रहा हूं कि जब मेटल कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो डायरेक्ट बेस फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। याद रखना, जब मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा, मतलब वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर, तो वो गैस नहीं बनाएगा, सॉरी बेस नहीं बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और मैंने आयरन वाला रिएक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार बच्चे गलती करके आ जाएंगे कि सर आयरन वाटर से रिएक्ट करेगा और FeO बनाएगा, या फिर कुछ बच्चे Fe2O3 बना के आएंगे, पर दोनों ही गलत हैं। इसीलिए बेटा मुझसे पढ़ना जरूरी है। क्या बनेगा, Fe3O4 बनता है, जिसे मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहते हैं, या फिर आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है। यह ध्यान रखना रिएक्शन। और एक और चीज कॉमन सेंस वाली बात है, जो मेटल कोल्ड से रिएक्ट कर जा रहा है, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जा रहा है, क्या वो हॉट और स्टीम से करेगा, बिल्कुल करेगा, और ज्यादा तेजी से करेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिविटी कोल्ड वाटर की और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी स्टीम की। पर उल्टा देखो, जो मेटल को मिनिमम स्टीम चाहिए रिएक्ट करने के लिए, वो कभी भी कोल्ड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोल्ड का टेम्परेचर तो बहुत कम है। इवन हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात, ऊपर वाले नीचे से रिएक्ट करेंगे और ज्यादा तेज कर जाएंगे हॉट वाटर या स्टीम से, बट जो मेटल स्टीम से रिएक्ट कर रहा है बच्चे, वो कभी भी हॉट या कोल्ड से रिएक्ट नहीं करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, और ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है। 17वें रिएक्शन पे चलते हैं। थर्माइट रिएक्शन पर भी काफी बार 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब ये थर्माइट रिएक्शन ना, इसमें 2 टाइप दिखेंगे आपको। देखो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को उसी के कंपाउंड से अलग कर रहा है, जैसे सलमान कैटरीना का कंपाउंड था और विक्की भैया अलग लेके चले गए कैटरीना को। तो यही चक्कर होता है इधर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। क्या हुआ, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, डिस्प्लेस किया, अपना ऑक्साइड बना लिया, और आयरन बेचारे का इतना दिल टूट गया कि लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। यही चीज याद रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम,
आयरन आपका किस फॉर्म में मिलता है? मोल्टन स्टेट में, लिक्विड, मोल्टन, पिघला हुआ। इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को कहां यूज करते हैं? रेलवे ट्रैक ज्वाइन करने में, या मशीन के टूटे हुए, तुम्हारे दिल के टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ने में। नहीं नहीं, दिल पे मत डाल लेना लोहा, वो भी पिघला हुआ। दिल का तो कुछ नहीं होगा, तुम ही जल जाओगे, ठीक है? तो ये मत करना, ठीक है? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, अगले सवाल से पहले कुछ बताना है यहां पे? नहीं, हाँ मैं ये बता रहा था, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एक रेडॉक्स भी तो है। देखो देखो, आयरन ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट कर रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन, मतलब ये हमारा जो फेरिक ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे टाइप भी जज करते आना चाहिए आपको, सिखा तो दिया मैंने। अगला करते हैं, अगला है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग जो मैं तुम्हारा करता हूं, और रोस्टिंग जब मैं, देखो कैसे याद रखोगे, जब मैं तुमको रोस्टिंग करूंगा तो तुम बोलोगे अरे सांस नहीं आ रही सर, सांस तो लेने दो, ज्यादा मत मजाक उड़ाओ, ठीक है? तो यही चीज से याद रख लेना। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर। जब भी कार्बोनेट ओर को हम हीट करेंगे तो हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, ठीक है? क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड मिल जाएगा। इसको कहते हैं रोस्टिंग, मतलब कार्बोनेट ओर को हीट करना ऑक्सीजन के लिमिटेड प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में। लेकिन रोस्टिंग कैसे याद करा? रोस्टिंग में ऑक्सीजन लगेगी तुमको, तो अगर तुम सल्फाइड ओर को क्या करोगे? प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करोगे तो आपका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और एक बार मेटल ऑक्साइड बना तो मेटल ऑक्साइड के मुंह पे फेंक के मारो कार्बन, चुपचाप मेटल मिल जाएगा। और गैस कौन सी निकलेगी? अब तुमने मुंह पे फेंक के मारा तो गुस्सा तो होगा, गुस्सा होगा तो हार्मफुल गैस रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहानी की तरह याद करो, ठीक है? समझ में आई बात? अब एक चीज हमेशा याद रखना, याद कैसे करना है? C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। तो रोस्टिंग कहां यूज होगा? सल्फाइड में। अगर कार्बोनेट में कैल्सिनेशन कर रहे हो तो सल्फाइड में क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। C का फॉर्मूला देखो, ट्रिपल C बन रहा है। देखो, एक कैल्सिनेशन, एक कार्बोनेट, और तुम क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री। आगे चलो, आगे चलो भैया, ठीक है? ये भी बता दिया, इसको डब्बे में डाल दो, ठीक है? रिएक्शन को डब्बे में डाल दिया। आगे कॉपर का एक्सट्रैक्शन काफी फेमस है। कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। होता क्या है? कॉपर सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड है वैसे, Cu2S के फॉर्म में मिलता है नेचर में। इसको सिंपल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, हीट कर दोगे ऑक्साइड बनेगा। जैसे ही कुछ अमाउंट में ऑक्साइड बनता है ना, हम ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड को उठाते हैं और इस कॉपर सल्फाइड में मिक्स कर देते हैं, ठीक है? और क्या बन जाता है? आपका कॉपर मिल जाता है, ठीक है? तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, दोनों रिएक्शन एक के बाद एक होती है, ठीक है? और आपका कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि कॉपर एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, उनका ऑक्साइड बन जाता है, और फिर ऑक्साइड को हीट कर दो, आपका मेटल मिल जाता है, ठीक है? तो यहां पे ध्यान रखना, ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड को फिर रिएक्शन करा देंगे बचे हुए जो क्यूप्रस सल्फाइड है उसके साथ, और आपका कॉपर मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, लेट्स मूव अहेड। ये देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे एग्जांपल में हमने इथेनॉल की रिएक्शन कराई तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में। लेकिन अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी एक का इस्तेमाल आपको कर लेना है, ठीक है? ये दोनों क्या है? बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? आगे चलो, आगे कौन सा रिएक्शन है भाई? आगे है एडिशन रिएक्शन। अब देखो, एडिशन रिएक्शन आपके नॉलेज में कैसे इजाफा करता है, इसके भी आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इस रिएक्शन को मार्केट में कहां यूज किया जाता है? इंडस्ट्रीज में। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है, एंड वेजिटेबल घी इज जनरली अनहेल्दी इन नेचर, ठीक है? तो अगर आपको वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है तो आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है इस रिएक्शन में? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तीनों में से कोई सा एक ले लो जो किसका काम कर रहा है बच्चे? एक्ट एज कैटलिस्ट। तो
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लो, यहां पे हमने इथीन की रिएक्शन कराई, किससे? हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो किस में कन्वर्ट हो गया? इथेन में। सिंपल था, सिंपल सा था। इसी को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का एक यूज भी दे रखा है जिसपे सवाल बनते हैं। अगला क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अरे वही जो गर्मियों में तुमको हो जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और अगर पानी की कमी है तो कोई पानी निकालने वाला भी होगा, और पानी निकालने वाला है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पूरे क्लास 10th में 2 जगह यूज होगा ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखा, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, मेरी आवाज गूंजनी चाहिए कि ये पानी निकाल देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखो, अल्कोहल की रिएक्शन करा दो इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट से, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको दिख जाएगा। इथेनॉल था ये क्या है बच्चे? दिस इज इथेनॉल, और कन्वर्ट किस में हो गया? इथीन में। कैसे? बाय रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल, और ये रिएक्शन होती है 443 केल्विन, मतलब 170 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आओ अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखे, क्या बोलोगे? सर ये बोल देंगे कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां मैंने आप लोगों के लिए वापस लिख दिया है। अब देखो, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, कोई सा भी अल्कोहल लो, इनकी रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में कराओगे, एस्टर बन जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है। वाटर कैसे रिलीज होता है? अगर तुमको ये याद आ गया, ये अगर समझ गए, तो आपको एस्टर का ये इतना लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ? सबसे पहले हमने लिया इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 कार्बन वाला इथेनॉल ले लिया हमने। होता क्या है, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते हो ना, तो अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H ये रिमूव हो जाता है। रिमूव हो गया तो देखो क्या हुआ, इधर से क्या बचा? कार्बोक्सिलिक एसिड से CH3COO, और इधर से बचा CH3CH2। ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? एस्टर। इसी को कहते हो एस्टर। कंडेंस फॉर्म में देखो, जो भी आपका एसिड होगा उसका आपको H निकालना है, ठीक है, और OH किसका निकालना है बच्चे? अल्कोहल फैमिली का। और जो भी बचा उसको जोड़ दो, CH3COO C2H5 हमने जोड़ दिया, क्या बन गया बेटे? एस्टर बन गया। एस्टर का केमिकल नेम क्या होता है? इथाइल इथेनोएट। इस केस में इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसीटेट, ये सारे नाम लिख रखे मैंने। इसी रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन किसी भी सेट में ना आए, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है भाई साहब। हर साल ये सवाल पूछा जाता है, हर साल। तो ये करके जाना। और इसी का उल्टा होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो कहां इस्तेमाल आएगा? साबुन बनाने में। कैसे? जो एस्टर बना है बच्चों, उसकी रिएक्शन करा दो किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो जो रिएक्टेंट्स देना एस्टरिफिकेशन में वही मिल जाएगा, इथेनॉल। और यहां इथेनॉइक एसिड नहीं मिलता है, बस सोडियम सॉल्ट ऑफ, इसको एक और लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन या फिर रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी टाइप की रिएक्शन यूज होती है साबुन बनाने में। तो साबुन का इस्तेमाल करो, रोज नहाओ, और ये केमिस्ट्री वाले साबुन, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे अंडरस्टैंडिंग से केमिस्ट्री को पढ़ो और अपने डाउट्स को खत्म करो भाई साहब। और कोई दिक्कत है ना तो मिलो लाइव सेशन में मेरे से, आपकी दिक्कत को दूर करेंगे और आपको टॉप करने पर मजबूर करेंगे। देख रहे हो कितनी अच्छी मजबूरी है तुम्हारी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले लाइव में।